नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्ते बच्चों, आपका दिन शुभ हो। मैं श्रीमती भारती द्विवेदी, शिक्षिका शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल, आपका कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 5 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, भाग 1। मुख्य बिंदु। अध्याय 5 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत की पुनरावृत्ति। बच्चों, आप यह पाठ विगत में पढ़ चुके हैं। आज मैं इस पाठ की पुनरावृत्ति प्रश्नोत्तर के रूप में आपको कराऊंगी, जिससे आपको पाठ्य वस्तु भी समझ में आए और आप सही उत्तर से भी अवगत हो सकें। प्रश्न पहला, वंशागति या आनुवंशिकता तथा आनुवंशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। आनुवंशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवंशिकता, हेरिडिटी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों एवं उनके वंशागति का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स कहते हैं। प्रश्न 2, विभिन्नता, वेरिएशन से आप क्या समझते हैं? कोई 2 प्रकार की विभिन्नताएं बताएं। उत्तर, एक ही माता पिता की विभिन्न संतानों के में जो अंतर पाया जाता है, इस प्रकार जीवधारियों के बीच में पाए जाने वाले अंतरों को विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताओं के 2 मुख्य प्रकार निम्नवत हैं: दैहिक भिन्नता और जेनेरिक भिन्नता। प्रश्न 3, विभिन्नताओं के कारण और महत्व लिखिए। विभिन्नताओं के कारण निम्नलिखित हैं: गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होना, जीन की संख्या में परिवर्तन होना, जीन के विन्यास में परिवर्तन होना, लैंगिक जनन के समय जीन विनिमय होना। विभिन्नताओं का महत्व: जीवों में अनुकूलन पैदा करते हैं, जीवों के अस्तित्व में यह सहायक होते हैं। असतत विभिन्नताओं से नए लक्षण पैदा होते हैं। विभिन्नता नई जातियों की उत्पत्ति एवं विकास में सहायक होते हैं। विभिन्नता के कारण ही प्रत्येक जीव की अपनी पहचान होती है। यह जीवों को विकासशील बनाए रखते हैं। इस प्रश्न के उत्तर को हम पुनः दोहरा लेते हैं। प्रश्न था, विभिन्नताओं के कारण और महत्व लिखिए। विभिन्नताओं के कारण निम्नलिखित हैं: गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होना, जीन की संख्या में परिवर्तन होना, जीन के विन्यास में परिवर्तन होना, लैंगिक जनन के समय जीन विनिमय होना। विभिन्नताओं का महत्व: जीवों में अनुकूलन बनाए रखते हैं, जीवों के अस्तित्व में यह सहायक होते हैं। असतत विभिन्नताओं से नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। विभिन्नता नई जातियों की उत्पत्ति व विकास में सहायक होते हैं। विभिन्नताओं के कारण प्रत्येक जीव की अपनी पहचान होती है। यह जीव को विकासशील रूप में रखते हैं। प्रश्न 4, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना गया? उत्तर, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को निम्नलिखित कारणों से चुना गया।
फर्स्ट, यह 1 वर्षीय पौधा है एवं इसे आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है। सेकंड, इसमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप अल्टरनेट फॉर्म देखने को मिले। थर्ड, ये इसमें स्वपरागित सेल्फ पॉलिनेटेड होने के कारण भी कोई अवांछित जटिलता नहीं पाई गई। फोर्थ, नर व मादा दोनों एक ही पौधे में मिल गए। फिफ्थ, यह पौधा आनुवंशिक रूप से शुद्ध तथा पीढ़ी दर पीढ़ी इसके शुद्ध पौधे बने रहे। सिक्स, इस पौधे की एक ही पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, अतः निष्कर्ष निकालने में आसानी होती है। प्रश्न को पुनः दोहरा लें। मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना गया? मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को निम्नलिखित कारणों से चुना गया। यह 1 वर्षीय पौधा है और इसे आसानी से बगीचे में लगाया जा सकता है। इसके विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप देखने को मिले। इसमें स्वपरागित होने के कारण कोई भी अवांछित जटिलता नहीं पाई। नर व मादा एक ही पौधे में मिल गए। यह पौधा आनुवंशिक रूप से शुद्ध था व पीढ़ी दर पीढ़ी इस पौधे शुद्ध बने रहे। इस पौधे की एक ही पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, अतः निष्कर्ष निकालने में आसानी रही। प्रश्न 5, समयुग्मजी होमोजाइगस किसे कहते हैं? उत्तर, इसमें एक कारक अर्थात जीन के युग्म विकल्पी एलील समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। इन समयुग्मजी पौधे में जब स्वपरागण या अंतःपरागण होता है, तब संतति जनकों के समलक्षणी व समजीनी प्रकार के होते हैं। प्रश्न के उत्तर को एक बार और समझें। पूछा गया है, समयुग्मजी होमोजाइगस किसे कहते हैं? इसमें एक कारक अर्थात जीन के युग्म विकल्पी एलील समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। इन समयुग्मजी पौधों में जब स्वपरागण या अंतःजनन होता है, तब संतति जनकों के समलक्षणी या समजीनी प्रकार के होते हैं। प्रश्न 6, हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी किसे कहते हैं? इनमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान नहीं होते, अर्थात अलग अलग होते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। जनन के समय अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। इनमें जब स्वपरागण या अंतःजनन होता है, तब संतति जनकों के प्रभावी और अप्रभावी दोनों विपर्याय लक्षण संतति में व्यक्त होते हैं। इस उत्तर को हम पुनः दोहरा लेते हैं। इसमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान नहीं होते, अर्थात अलग अलग होते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। जनन के समय अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। इनमें जब स्वपरागण या अंतःजनन होता है, तब संतति जनकों के प्रभावी व अप्रभावी दोनों विपर्याय लक्षण संतति में व्यक्त होते हैं। जीन प्रारूप जीनोटाइप और लक्षण प्रारूप फिनोटाइप में अंतर स्पष्ट कीजिए। जीनोटाइप और फिनोटाइप में निम्नलिखित अंतर है। जीनोटाइप या जीन प्रारूप
जीन प्रारूप किसी जीन के जीन संगठन को व्यक्त करता है जो वास्तव में उस जीन की विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है, जैसे लंबे पौधे का जीन प्रारूप कैपिटल टी या कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है, जबकि लक्षण प्रारूप फिनोटाइप में प्रत्यक्ष रूप में लक्षण प्रारूप जीवों के आकार, आकृति, रंग व स्वभाव आदि गुणों को व्यक्त करता है, जैसे पौधे की लंबाई, मनुष्य में घुंघराले बाल और आंखों का रंग। दूसरा अंतर है समान जीन प्रारूप वाले जीवों का एक ही प्रकार से पर्यावरणीय अवस्था में परिवर्तन करने पर उसका लक्षण प्रारूप भी समान होता है। लक्षण प्रारूप जो देखने में समान होते हैं, उनका जीन प्रारूप संगठन समान हो भी सकता है या नहीं भी। यह किसी भी जीव के जीन प्रारूप को स्थापित करने हेतु उसके पूर्वज के अध्ययन को आधार बनाया जा सकता है जीनोटाइप में, जबकि बाह्य रूप से दिखाई देने वाला रूप ही लक्षण प्रारूप को प्रतिनिधित्व करता है। इस तीनों अंतर को हम पुनः दोहरा लेते हैं। जीन प्रारूप किसी जीव के अंदर जीव संगठन को व्यक्त करता है जो वास्तव में उस जीन में विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। लक्षण प्रारूप में प्रत्यक्ष रूप से लक्षण प्रारूप जीवों के आकार, आकृति, रंग, स्वभाव आदि गुणों को व्यक्त करता है, जैसे पौधे की लंबाई, मनुष्य के घुंघराले बाल, आंखों का रंग। जीनोटाइप जो है समान जीन प्रारूप वाले जीवों को एक ही प्रकार के पर्यावरणीय अवस्था को परिवर्तन करने पर उनका लक्षण प्रारूप भी समान होता है, जबकि लक्षण प्रारूप जो देखने में समान होते हैं, उनका जीव प्रारूप संगठन समान हो भी सकता है और नहीं भी। तीसरा पॉइंट है किसी भी जीव के जीव प्रारूप जीनोटाइप को स्थापित करने हेतु उसके पूर्वजों के अध्ययन को आधार बनाया जा सकता है, जबकि फिनोटाइप में बाह्य रूप से दिखाई देने वाला रूप ही लक्षण प्रारूप का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न 8, प्रभावी डोमिनेंस और अप्रभावी रेसेसिव कारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रभावी कारक और अप्रभावी कारकों में निम्नलिखित अंतर है। पहला, प्रभावी कारक, यह अप्रभावी युग्म विकल्पी की उपस्थिति या उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त कर सकता है। ये सभी पीढ़ियों में अभिव्यक्त होते हैं। प्रभावी, यह एक पूर्ण क्रियात्मक एंजाइम के लिए कोडित होता है, इसे पूर्ण रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अप्रभावी कारक, यह प्रभावी युग्म विकल्पी की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। ये सभी पीढ़ियों में अभिव्यक्त नहीं होते, मुख्यतः F1 पीढ़ी में। यह एक पूर्ण क्रियात्मक एंजाइम से कोडित होता है जो विषम युग्मजी दशा में उसकी अभिव्यक्ति को छुपाता है। प्रश्न 9, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के व्याख्या कीजिए। उत्तर, एक ही लक्षण के लिए विपर्याय पौधे के मध्य संकरण एक संकर क्रॉस कहलाता है, जैसे मटर के लंबे और बोने पौधों के मध्य के आया हुआ संकरण। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे किंतु विषम युग्मजी होते हैं।
F1 पीढ़ी के लंबेपन के लिए उत्तरदायी कारक T बोनेपन के कारक t पर प्रभावी होता है। बोनापन कारक अप्रभावी होता है, अतः F1 पीढ़ी में उपस्थित होते हुए भी स्वयं को प्रकट नहीं कर सकता, अतः F1 पौधे लंबे होते हैं। अतः एक लक्षण जो नियंत्रित करने वाले कारक युग्म में जब एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है तो उसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। यहाँ चित्र द्वारा आप ये चित्र द्वारा समझें। लंबे पौधे और बौने पौधों में जब क्रॉस कराया गया तब आप देख रहे हैं कि इनमें F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे दिखाई दे रहे हैं और लंबे पैदा होते हैं, तो इसको आप प्रभाविता का नियम बोलते हैं। प्रश्न 10, मेंडल का द्वितीय नियम अथवा पृथक्करण का नियम की व्याख्या कीजिए। मेंडल के द्वितीय नियम के अनुसार सभी गुण जो F1 वंश में प्रभावी होते हैं, यदि वंश के गुण संकरों को आपस में जनन कराया जाए तब F2 वंश में ये पुनः प्रकट हो जाते हैं। इनका अनुपात 3:1 होता है, जिसमें 3 प्रभावी एवं 1 अप्रभावी गुणों वाली संतति उत्पन्न होती है। इसी आधार पर इस नियम को लॉ ऑफ स्प्लिटिंग हाइब्रिड्स या पृथक्करण का नियम भी कहा गया है। इस नियम को पुनः समझ लें आप। इसके अनुसार मेंडल ने बताया कि सभी गुण जो F1 वंश में प्रभावी होते हैं, यदि वंश के गुण संकरों का परस्पर जनन कराया जाए तब F2 वंश में पुनः प्रकट हो जाते हैं और प्राप्त जो आंकड़े हुए उनमें अनुपात 3 और 1 का होता है। इसमें 3 प्रभावी लक्षण वाले और 1 अप्रभावी लक्षण वाली संतति उत्पन्न होती है। प्रश्न 11, अपूर्ण प्रभाविता की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस विथ एग्जाम्पल। विपर्यासी लक्षणों के युग्म में एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है। यह घटना अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। उदाहरण, मिराबिलस जलापा या गुलबास के पौधे में लाल पुष्प व सफेद पुष्प युक्त पौधों के मध्य संकरण कराने पर तो F1 पीढ़ी में सभी फूल लाल न होकर गुलाबी रंग के प्राप्त हुए। इस तरह इसने अपूर्ण प्रभाविता लागू हुई और इसमें गुलाबी, 1 लाल, 2 गुलाबी और 1 सफेद पुष्प प्राप्त हुआ। इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। परीक्षार्थ संकरण टेस्ट क्रॉस को परिभाषित कीजिए और चित्र बनाइए। F1 जीव तथा समयुग्मजीव अप्रभावी होमोजाइगस रिसेसिव लक्षण वाले जीव के मध्य जब संकरण कराया जाता है तब उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसे चित्र द्वारा आप प्रदर्शित कर सकते हैं और इसमें हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि यहाँ पर F1 पीढ़ी के जीव का अप्रभावी रिसेसिव से ही संकरण कराया जाएगा।
प्रश्न 13, सप्रभाविता किसे कहते हैं? सप्रभाविता जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं। इसके फलस्वरूप F1 पीढ़ी दोनों जनकों के मध्यवर्ती होती है। उदाहरण, मनुष्य के 3 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, A, B, O, जिनका निर्धारण विभिन्न प्रकार की लाल रुधिर कणिकाओं केशिकाएं करती हैं। इन रुधिर वर्गों का नियंत्रण I जीन करता है, जिसके 3 युग्म विकल्पी होते हैं, IA, IB। साथ साथ इनकी उपस्थिति होने पर सप्रभावी होते हैं और A भी रुधिर वर्ग बनाते हैं। प्रश्न 14, वंशावली विश्लेषण क्या है? यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है? उत्तर, वंशावली विश्लेषण, पेडिग्री एनालिसिस। मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव पर भी आनुवंशिक के नियम अन्य प्राणियों की भांति लागू होते हैं और इन्हीं के अनुसार आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। प्राकृतिक तथ्यों को जानने के लिए वैज्ञानिकों को जीव जंतुओं पर अनेक प्रायोगिक परीक्षण करने पड़े। मानव का प्रयोगशाला में ऐसे परीक्षण नहीं किए जा सकते, अतः मानव आनुवंशिकी के अधिकांश तथ्य जन समुदाय के अध्ययन और अन्य जीवों की आनुवंशिकी पर आधारित है। मानव के आनुवंशिक लक्षणों या विश्लेषणों का पता लगाने के लिए सर फ्रांसिस गैल्टन ने 2 विधियां बताईं। कुछ विशेष आनुवंशिक लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले मानव कुटुंबों की वंशावली, पेडिग्री का अध्ययन और ट्विन्स के अध्ययन से आनुवंशिक व उपार्जित लक्षणों में भेद स्थापित करना। हार्डी एवं वीनबर्ग ने पूरे जन समुदायों में आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करने की विधि का अध्ययन किया। मानव आनुवंशिकी में वंशावली अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है, जिसका उपयोग विशेष लक्षण, असामान्य एबनॉर्मलिटी या रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसे मानव प्रतीकों को इस चित्र में दिखाया गया है। सबसे ऊपर एक स्क्वायर है जो मेल को प्रदर्शित कर रहा है। राउंड शेप जो है वो फीमेल को कर रहा है। उसके बाद जो थर्ड दिया हुआ है वो उन लोगों के लिए है जिनका सेक्स हम नहीं पता कर सकते कि मेल है या फीमेल है। आप यहाँ पर लाल रंग से मेल, फीमेल और अदर जो हैं उनको लाल रंग से चिन्हित देख रहे हैं। यह लाल रंग से चिन्हित करके इसको बताया गया है कि ये अफेक्टेड लोग हैं, इनमें कोई रोग है। अगर एक मेल और एक फीमेल में बीच में केवल एक सिंगल बॉन्ड दिखा के प्रदर्शित करते हैं तो मैटिंग है, और यदि इन मेल और फीमेल के बीच में डबल बॉन्ड दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि ये आपस में रिलेशन वाले परिवारों में रिलेशन है। इसके बाद संतति जो है आप देख रहे हैं, पेरेंट्स और उसमें 2 चिल्ड्रंस के लिए सिंबल बनाए गए हैं, और लास्ट में आपको सिंबल दिखाया जा रहा है जहाँ पर वो जो संतति का है
सिंबल उसमें आपको लाल रंग दिखाया गया है, मतलब ये इस पीढ़ी में रोग आया है। इस तरह से इस प्रकार से चिन्हित करके पेडिग्री एनालिसिस की जाती है, जिससे मनुष्य के पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का ज्ञात हो जाता है। प्रश्न 15। बच्चों, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएंगे, इसलिए आपको रिवीजन में इस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी समावित किया गया है। प्रश्न 15। गुलाबी फूल वाले गुलबाज में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात होगा। पहला 1:2:1, ख 3:1, ग 1:1:1:1, घ 2:1। सही उत्तर है 1:2:1। प्रश्न 16। प्रथम संतानी पीढ़ी में संतान का दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया गया प्रसंकर है। प्रश्न दोहरा लेते हैं। प्रथम संतानी पीढ़ी की संतान का दोनों जनकों में किसी एक के साथ किया गया प्रसंकरण है। क जांच प्रसंकरण टेस्ट क्रॉस, ख संकरे पूर्वज प्रसंकरण बैक क्रॉस, ग अन्योन्यता प्रसंकरण रेसिप्रोकल क्रॉस, घ एक गुण प्रसंकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसका सही उत्तर है संकर पूर्वज प्रसंकरण बैक क्रॉस। प्रश्न 17। रुधिर वर्ग ए बी समूह वाले मनुष्य का जीनोटाइप प्रभाव दिखाई देता है जो कहलाता है। ए अप्रभावी अप्रभावी, ब अपूर्ण प्रभाविता, स सहप्रभाविता, द संपूरक। इस प्रश्न का सही उत्तर है सहप्रभाविता। प्रश्न 18। मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है? क प्रथम संतानिनी पीढ़ी, ख द्वितीय संतानिनी पीढ़ी, ग तृतीय संतानिनी पीढ़ी, घ जनक पीढ़ी। प्रश्न पुनः दोहरा लेते हैं। मेंडल के एक गुण प्रसंकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है? प्रथम संतनी पीढ़ी, ख द्वितीय संतनी पीढ़ी, ग तृतीय संतनी पीढ़ी और घ जनक पीढ़ी। इसका सही उत्तर है बच्चों प्रथम संतनी पीढ़ी। प्रश्न 19। आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं और क्यों? उत्तर है आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकी के नियमों की खोज की थी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। प्रश्न 20। मेंडल के कार्यों को दोबारा खोजने वाले वैज्ञानिकों के नाम बताइए। सही उत्तर है डी ब्रीज, कार्ल कॉरेस एवं एरिन वॉन शार्मैक। प्रश्न 21। F2 पीढ़ी का एक संकर व द्विसंकर लक्षण प्रारूप फिनोटाइप अनुपात बताइए। F2 पीढ़ी का एक संकर और द्विसंकर लक्षण प्रारूप फिनोटाइप अनुपात बताइए। एक संकर अनुपात है 3:1। एक संकर अनुपात मोनोहाइब्रिड क्रॉस में
3:1 अनुपात आता है फिनोटाइप, और द्विसंकर अनुपात में 9:3:1। द्विसंकर अनुपात में 9:3:3:1।